हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डेडेड थर्ड सेमेस्टर के पेपर्स थर्ड यानी साइंस की दोस्तों। इसमें दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं जो पवन सीरीज से हैं दोस्तों। ये दोस्तों आज आपका पेपर है। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है वास स्थान क्या है। तो जिस स्थान पर जीव वास करते हैं वास मतलब जहाँ रहते हैं उसे वास स्थान कहते हैं। वास स्थान समझ पाए होंगे जहाँ जीव रहते हैं एक निश्चित स्थान पे तो उसे जीववास कहते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दो जलीय पौधे के नाम बताइए। तो एक हो जाएगा कुमुदनी, एक हो जाएगा हाइड्रिला। फिर दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना है जिसके कारण पृथ्वी ऊष्मा को ग्रहण करती या रोकती है। ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना है जिसके कारण पृथ्वी ऊष्मा को ग्रहण करती है या रोकती है। फिर दोस्तों पर्यावरणीय अनुकूलन क्या है। यह बाह्य तथा आंतरिक अनुकूलन है। अनुकूलन दो प्रकार से होता है, बाहर से अंदर से दोनों। तो यह बाह्य तथा आंतरिक अनुकूलन है। और अनुकूलन का मतलब होता है दोस्तों वहाँ के वातावरण के अनुसार ढलने की प्रक्रिया ही अनुकूलन कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है। तो गलफड़ा। फिर है ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें होता है। ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें होता है। डेसिबल में दोस्तों। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इस प्रकार की ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। मोटे शब्दों मोटी भाषा में समझ सकते हैं दोस्तों कि जब हम कोई आवाज़ दें दीवार पे जाके टकराए या कहीं पहाड़ से या टावर से और फिर टकरा कर वापस आती है खाली कमरे में जैसे दोस्तों। इसका उदाहरण जैसे खाली कमरा बिल्कुल कुछ ना हो, जब बोलते हैं तो आपकी आवाज़ गूंजती है टकराती है, इसे दोस्तों प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। बैक्टीरिया फेज क्या है। बैक्टीरिया फेज क्या है दोस्तों। तो जीवाणुओं के परजीवी वायरस। परजीवी जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं दोस्तों, खुद पे नहीं रहते। कणों को बैक्टीरियोफेज कहते हैं दोस्तों। जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कोई दो वायरसों का नाम लिखिए जो रोग उत्पन्न करते हैं दोस्तों। तो एक हो जाएगा दोस्तों डीऑक्सी वायरस। फिर दूसरा हो जाएगा दोस्तों राइबो वायरसेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लाइसोजेनिक किसे कहते हैं। लाइसोजेनिक किसे कहते हैं। जिन जीवाणुओं में फेज जीनोम संयत होता है। जिन जीवाणुओं में फेज जीनोम संयत होता है उन्हें लाइसोजेनिक कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों। जीवाणु द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए जो जीवाणु द्वारा होते हैं दोस्तों। इसकी दोस्तों ट्रिक भी है लेकिन इस समय थोड़ा सा मुझे कंफर्म याद नहीं आ पा रही। दोस्तों हैजा हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैजा, क्षय रोग। फिर दोस्तों वायरस द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है। जो वायरस द्वारा फैलने वाले रोग हैं उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो एक तो है दोस्तों टीकाकरण द्वारा, फिर है रसायन चिकित्सा द्वारा। जीवाणु क्या है। जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। एक कोशिका होता है और सूक्ष्म जीव है बहुत छोटा होता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। खाद्य पदार्थों संरक्षण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है। जो खाने योग्य सामान है उसे किन किन विधियों द्वारा संरक्षण किया जा सकता है दोस्तों, किया जाता है। एक है दोस्तों कैनिंग, पाश्चरीकरण, कम ताप पर संचय द्वारा। जीवाणु भक्षी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जीवाणु भक्षी क्या है। तो जीवाणु भक्षी एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। जीवाणु भक्षी जैसे नाम ही भक्षी, तो जीवाणु भक्षी एक प्रकार का वायरस जो जीवाणुओं पर ही आक्रमण करता है। प्राकृतिक संपदा क्या है। ऐसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। बिल्कुल ईजी है दोस्तों।
संपदा का मतलब धन, जैसे पेड़ पौधे होंगे दोस्तों, और भी बहुत सारे, पेट्रोल है, तो ये सब दोस्तों प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। मृदा अपरदन क्या है? तो भूमि की ऊपरी सतह का मिट्टी के कटान, जो भूमि की सबसे ऊपरी सतह होती है उसका कटान या पानी के साथ बह जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे दोस्तों इस समय बारिश हो रही, तो जो ज़मीन होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है तो आपने देखा होगा थोड़ा सा उसमें बदलाव होता है, मतलब जो ऊपरी सतह होती है कट के बह जाती है दोस्तों, तो यही मृदा अपरदन है। फिर वन्य जीव संरक्षण की विधियाँ क्या है? वन्य जीव संरक्षण की विधियाँ क्या हैं? तो दोस्तों स्वास्थ्य संरक्षण एक विधि ये है, स्वास्थ्य संरक्षण, एक है उच्च स्थानीय संरक्षण। दो विधि हैं, स्थानीय संरक्षण, उच्च स्थानीय संरक्षण। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे तथा सीसा किस प्रकार का खनिज है? तांबा तथा सीसा किस प्रकार का खनिज है? दोस्तों अलाव खनिज, अलाव खनिज। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की संपदा है? जो सूर्य का प्रकाश होता है या ऊष्मा होती है दोस्तों, वो किस प्रकार की संपदा है? तो नवीकरणीय संपदा है दोस्तों। नवीकरणीय का मतलब होता है दोस्तों जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, कभी भी खत्म नहीं हो सकता, अपार है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों, नवीकरणीय संपदा कहते हैं। अनवीकरणीय में जैसे पेट्रोल आ जाता है दोस्तों, कोयला आ जाता है, ये सब अनवीकरणीय जो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कोई चार तत्व बताइए। तो एक है दोस्तों कोयला, संगमरमर, हीरा, प्राकृतिक गैस। कोयला, संगमरमर, हीरा, प्राकृतिक गैस। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? तो दोस्तों पेट्रोल को पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। जो पेट्रोल होता है दोस्तों उसको पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिसे भूमि से गहरे कुएं खोदकर निकाला जाता है, अतः पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। रुधिर दाब क्या है दोस्तों? रुधिर दाब, जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे रुधिर दाब कहते हैं। इसमें केवल एक शब्द ध्यान दीजिए, धमनियों में, जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे रुधिर दाब कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हृदय की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा हृदय की जांच की जाती है दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन क्या है? दोस्तों आप जानते हैं जल है प्राकृतिक संसाधन, वायु है, सूर्य प्रकाश है, वन है, मृदा है तथा खनिज पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं दोस्तों। इसमें पेट्रोल आ जाएगा और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, कोयला है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। धातु की केतली के हत्थे पर बेंत का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? धातु की जो केतली आपने देखी होगी दोस्तों, उस पर हत्था जो पकड़ने का होता है तो आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? धातु की केतली के हत्थे पर बेंत का आवरण बढ़ाया जाता है, मतलब गलत लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर चढ़ाया जाना होगा, ये यहाँ पर चढ़ाया जाता है क्योंकि बेत हो जाएगा दोस्तों। लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, जाहिर सी बात है दोस्तों, लकड़ी ऊष्मा कुचालक होता है, और ये जो स्टील जिसमें रहता है ये ऊष्मा सुचालक होता है दोस्तों। तो केतली गर्म होने पर इसे पकड़ने में आसानी रहती है, बस यही कि मेन कारण है इसका। ध्वनि तरंग किस प्रकार का उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग दोस्तों। ऊष्मा का ध्वनि एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक नहीं पूछा गया दोस्तों, ऊष्मा का एमकेएस पद्धति में मात्रक, तो जूल हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो आपके फ्रेंड्स हों, जो आपके ग्रुप्स हों दोस्तों, उनमें शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और पेपर आप अपना बहुत अच्छे से कीजिएगा, ध्यान से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आप सभी अच्छे नंबर लाएँ, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।